हेलो एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स लॉ और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनकम टैक्स के। तो पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत जाना बेसिस ऑफ चार्ज जो चैप्टर है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सेक्शन 4, 5, 6, 7 और 9। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 4, बेसिस ऑफ चार्ज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक चार्जिंग सेक्शन है जो आपको बताता है कौन सी इनकम पे कब टैक्स लगेगा, कब टैक्स चार्ज किया जाएगा। ओके, तो इट लेज डाउन द कंडीशन फॉर इंसिडेंस ऑफ इनकम टैक्स। इंसिडेंस का मतलब चार्ज, कब इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा। आपकी इंफॉर्मेशन और जानकारी के लिए, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये एक्चुअली लॉ की वर्डिंग है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं या गूगल भी करेंगे सेक्शन 4 इनकम टैक्स एक्ट, आपको पूरा का पूरा सेक्शन एज इट इज मिल जाएगा। आप वहां से पढ़ सकते हैं। ऑल्दो एग्जाम के लिए या कोर्स के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको बता देता हूं क्योंकि लीगल लैंग्वेज समझना थोड़ा टफ होता है, तो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप चाहें पढ़ें, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड। अदरवाइज मैं आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताता हूं सेक्शन 4 में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले, इनकम टैक्स इज टू बी चार्ज्ड ऑन टोटल इनकम ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर फॉर इनकम अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर at the rate fixed for that year by the relevant finance act for every person। आप बोलेंगे सर ये सिंपल लैंग्वेज है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। मैं इसको और सिंप्लीफाई करके समझा देता हूं। तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं। वो डेफिनेशंस मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो ये सब पढ़ने के पहले उन वीडियोस को रेफर करिए, वहां जाकर असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर समझ लीजिए, तो ही ये समझ में आएगा। ठीक है, तो सेक्शन 4 क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर में आपने जितनी भी इनकम कमाई उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा इन दी असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स इज टू बी चार्ज्ड ऑन टोटल इनकम ड्यूरिंग द टोटल इनकम भी आप पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर टैक्स कब चार्ज किया जाएगा? असेसमेंट ईयर के दौरान। कौन सी इनकम पे किया जाएगा? जो उसके पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में आपने कमाई है। एट द रेट फिक्स्ड फॉर दैट ईयर बाय रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट फॉर एवरी पर्सन। अब आप बोलोगे अचानक से सर आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा रहे थे, अब ये फाइनेंस एक्ट नया कौन सा लॉ आ गया? देखिए, एक बार के लिए इसको साइड में रखते हैं। आप यहां पर एक ब्रेक लगा दो। ठीक है, ये फाइनेंस एक्ट वाला एट द रेट फिक्स्ड एज पर द फाइनेंस एक्ट, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहले आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे फोकस करो। इनकम टैक्स इज टू बी चार्ज ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम आपको पता है कब लगाई जाएगी? असेसमेंट ईयर के दौरान। कौन सी इनकम पर? जो आपने उस असेसमेंट ईयर के प्रीवियस ईयर में अर्न करी है। Okay, let's understand this first. So when is income tax levied? During the assessment year. For which income? Income earned in the previous year. You already know these definitions, but for example, अगर let's take a previous year, 1st April 22 से लेकर 31st मार्च 23, ये 12 मंथ का पीरियड है। इस पीरियड को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर सपोज। तो इस पीरियड में आपने जितनी भी इनकम कमाई उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? इस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड असेसमेंट ईयर में देना पड़ेगा। तो इस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड असेसमेंट ईयर कौन सा है? 1st April 23 से लेकर 31st मार्च 24। यानी इस साल में आपने जो इनकम कमाई है जिसे हम प्रीवियस ईयर कह रहे हैं, इस इनकम के ऊपर आप टैक्स दे देना इस असेसमेंट ईयर में। अगेन गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए अगर क्लियर नहीं है तो। ओके, सो इनकम अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर
इज चार्ज टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर। बहुत सिंपल रूल है। तो इतना समझ में आ गया। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने जो आपको बताया उसमें मैंने यहाँ पे एक ब्रेक लगा दिया था। मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट समझ लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एट द रेट फिक्स्ड फॉर दैट ईयर बाय द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट फॉर एवरी पर्सन। अब ये फाइनेंस एक्ट क्या, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते पढ़ते बीच में एक नया कानून घुसा दिया फाइनेंस एक्ट? नहीं, एक्चुअली ये इनकम टैक्स एक्ट से ही रिलेटेड है। मैं बताता हूं कैसे। इनकम टैक्स एक्ट में क्या है, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो परमानेंट प्रोविजंस हैं, जैसे बेसिस ऑफ चार्ज है, जैसे ग्रॉस टोटल इनकम, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, सैलरी की इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, ये सारे परमानेंट क्लॉजेस हैं, परमानेंट लॉ है। इन सबको इनकम टैक्स एक्ट में डाल दिया। लेकिन एक बार मैंने इनकम कंप्यूट कर ली, उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? क्या 20% लगेगा या 15% लगेगा या 25% लगेगा? कभी कभी गवर्नमेंट को लगता है कि चलो लोगों की थोड़ी हेल्प करी जाए, टैक्स का बर्डन कम करा जाए, टैक्स का रेट कम कर देते हैं, या सीनियर सिटीजन को थोड़ी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देते हैं, उनके लिए रेट कम कर देते हैं। तो ये जो रेट्स होती हैं, यह ऐसा भी हो सकता है कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा चलो इसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज दे दो, बट सबके लिए नहीं, अगर आपकी इनकम लेट से 50 लाख से ज़्यादा है तो इस तरह की जो रेट्स होती हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। ये इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखी गई हैं। ये कहाँ लिखी जाती हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है इस चीज़ के बारे में तो आपको पता होगा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं, तो उस गवर्नमेंट में एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है। हर साल फरवरी के महीने में वो फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करता है, जिसमें गवर्नमेंट के पिछले साल का जितनी भी इनकम हुई और जितने भी खर्चे हुए उसकी डिटेल्स होती हैं, और आने वाली साल की एस्टिमेटेड इनकम और उसके एस्टिमेटेड कहाँ कहाँ खर्च होंगे उनकी डिटेल्स रहती हैं। जब बजट प्रेजेंट होता है तो साथ में फाइनेंस मिनिस्टर एक बिल प्रेजेंट करती हैं लोकसभा में, जिसको कहते हैं फाइनेंस बिल। उसमें लिखा होता है कि आने वाले एक साल में, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसमें इनकम टैक्स की कौन से पर्सन को क्या रेट देनी पड़ेगी। वो रेट पिछले साल के बराबर सेम भी हो सकती है या उसमें कोई चेंजेस भी हो सकते हैं हर साल। तो वो लॉ इनकम टैक्स से रिलेटेड ही है, उसको कहते हैं फाइनेंस एक्ट। फॉर एग्जांपल हर साल एक फाइनेंस एक्ट आता है, तो फाइनेंस एक्ट 2022 या फाइनेंस एक्ट 2023। ठीक है, तो जो परमानेंट प्रोविजंस है वो इनकम टैक्स एक्ट में है, जो रेट्स हैं वो फाइनेंस एक्ट में हर साल प्रेजेंट होती हैं। और जब वो बिल लोकसभा में पास हो जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, वहां भी पास हो जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी उसको अप्रूव कर देते हैं, साइन कर देते हैं, फिर वो लॉ बन जाता है। देन इट इज कॉल्ड फाइनेंस एक्ट। और इनकम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त हमें इनकम टैक्स एक्ट, उसकी जो परमानेंट प्रोविजंस है उनको भी ध्यान में रखना है। और जब कैलकुलेट करेंगे टैक्स तो जो रेट है वो हम उस साल की फाइनेंस एक्ट से लेंगे। वो सेम भी हो सकती हैं साल दर साल, लेकिन कभी भी जब भी फाइनेंस मिनिस्टर चाहें उन्हें चेंज भी किया, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे उन्हें चेंज भी किया जा सकता है। तो ये बात एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखी हुई है। अभी जो हमने सेक्शन 4 पढ़ा, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। सेक्शन 4 हमने पढ़ना शुरू किया था। सेक्शन 4 का पहला सबसेक्शन 1 देखिए, उसमें ही लिखा है वेयर एनी सेंट्रल एक्ट इनैक्ट्स दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट एनी रेट। तो वहां पर ये बात कही गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक्ट जो रेट डिटर्मिन करता हो, हम वो रेट कंसिडर करेंगे इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स द परमानेंट प्रोविजन, और हर साल फाइनेंस एक्ट गिव्स यू द रेट ऑफ टैक्स। और प्रीवियस ईयर, ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब लगेगा, असेसमेंट ईयर में। इनकम अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर इज टू बी चार्ज टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर।
लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। देर आर सम कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, बाहर रहता है, 10 दिन के लिए इंडिया में आया, उसी समय कोई इनकम हो गई उसकी, तो हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन हो कि भाई तुम इंडिया छोड़ के जाओ, उसके पहले हमें टैक्स जमा कर दो। अब उसने सेक्शन 4 पढ़ लिया, वो तो लड़ने को तैयार हो जाएगा कि नहीं, अभी तो प्रीवियस ईयर ख़त्म ही नहीं हुआ, प्रीवियस ईयर ख़त्म होगा, फिर असेसमेंट ईयर शुरू होगा, उसके बाद असेसमेंट ईयर के दौरान मैं टैक्स दूंगा, तब आप टैक्स लेवी कर सकते हैं मेरे ऊपर। ये देखिए सेक्शन 4 में लिखा है। तो सेक्शन 4 पढ़ के लड़ने मत लग जाना। सेक्शन 4 का अभी आपने एक सेक्शन पढ़ा है, वो भी पूरा ठीक से नहीं पढ़ा, एक सब सेक्शन पढ़ा है, उसमें 2 और पैराग्राफ्स है जो मैं आपको बताता हूं, उसको ठीक से समझ लीजिए। सब सेक्शन 1 के नीचे जो सेकंड पैराग्राफ है, उसमें उसकी स्टार्टिंग लाइन है प्रोवाइडेड दैट। जब भी लॉ में प्रोवाइडेड दैट ऐसा लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोविजो। ये प्रोविजो का काम क्या होता है? सब सेक्शन 1 के नीचे प्रोविजो है, तो ये प्रोविजो इज लाइक प्लेसिंग अ कंडीशन और अ लिमिटेशन। उसके ऊपर उसने एक कंडीशन लगा दी। सब सेक्शन 1 ने आपको बताया सबसेक्शन 1 ने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब लगेगा? असेसमेंट ईयर में। लेकिन उसके जस्ट नीचे एक कंडीशन लगा दी, प्रोवाइडेड दैट वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट income tax is to be charged in respect of income of a period other than previous year, income tax shall be charged accordingly. सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है? सब सेक्शन 1 में मैंने कहा प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए पूरे इनकम टैक्स में कहीं भी कोई और बात लिखी है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे दो, ऐसा कहीं लिखा है, तो उसकी बात भी सुननी पड़ेगी। ये उसको ओवरराइड नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर सबसेक्शन 1 के नीचे पहले ही एक कंडीशन लगा दी कि अगर और कहीं कोई स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए कोई अलग बात लिखी है तो उस बात को भी जाके पढ़ लो और वो बात भी मान लो, उस सेक्शन की भी सुन लो, लड़ाई मत करो। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ है। और अगर आप और ध्यान से देखेंगे, ये देखिए जो फर्स्ट सबसेक्शन है जहां ये लिखा है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा, वहां भी लिखा है इन अकॉर्डेंस विथ एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जहां भी ये वर्ड यूज होता है ना लॉ में, सब्जेक्ट टू, मतलब मैंने ये कहा है, लेकिन अगर और किसी सेक्शन ने भी कुछ और कॉन्ट्ररी बात कही है तो उसकी बात भी सुन लो। अगर कुछ नहीं कहा किसी ने तो फिर मेरी बात अप्लाई कर देना, पर दोनों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जनरल रूल क्या है? प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए किसी सेक्शन में कोई दूसरा रूल है तो वो भी अप्लाई करेगा। और एनीवेज हमने फर्स्ट सबसेक्शन के नीचे एक प्रोवाइजो डाल ही दिया, एक कंडीशन तो हमने डाल ही दी कि बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, कुछ और रूल अप्लाई हो रहा है, तो वो रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी केस में अगर कह दिया कि नहीं प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे दो, तो देना पड़ेगा। सो आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड। इस सेक्शन में एक जनरल रूल है, लेकिन इनकम टैक्स इज टू बी चार्ज इन अकॉर्डेंस विथ एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस, मतलब अदर प्रोविजंस का भी ध्यान रखना है, सिर्फ सेक्शन 4 को पकड़ के नहीं बैठ सकते। और इसमें एक और सबसेक्शन है, अभी तक आपने पढ़ा फर्स्ट सबसेक्शन, उसके बाद प्रोवाइजो, और अब और एक सेक्शन है और एक सबसेक्शन है। उसमें क्या लिखा है वो भी पढ़ लीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका क्या मतलब है? आपको सैलरी मिल रही है, सपोज हम प्रीवियस ईयर लेते हैं, 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23, ये प्रीवियस ईयर है। हम काम कर रहे हैं, हमें सैलरी मिल रही है। सैलरी मिलते समय
उसमें से थोड़े से पैसे इनकम टैक्स के नाम पर डिडक्ट करके ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जिस सोर्स से आपकी इनकम आ रही है वहीं पर टैक्स डिडक्ट हो जाता है। जो आपका एम्प्लॉयर है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो टैक्स डिडक्ट करके आपके बिहाफ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा कर देगा। तो आप उससे लड़ने मत लग जाना कि भाई सेक्शन 4 को पढ़ लो, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है, तो आप अभी से काट के गवर्नमेंट को टैक्स क्यों जमा कर रहे हो? क्योंकि सेक्शन 4 के ही सबसेक्शन 2 में ये बात भी लिखी हुई है, यू मे हैव टू पे टीडीएस, यू मे हैव टू डिपॉजिट एडवांस टैक्स। देखिए सबसेक्शन 2 में जो लास्ट पैराग्राफ है सेक्शन 4 का, उसमें लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सबसेक्शन 1, income tax shall be deducted at source or paid in advance where it is so deductible or payable under any provision of this act। मतलब जनरल रूल, प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स देना, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में ही दूसरी जगह अगर कहीं ऐसा कह दिया कि उसके ऊपर टीडीएस कट के आपको मिलेगा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही टीडीएस कट जाएगा, तो वो रूल भी एप्लीकेबल होगा। इनकम टैक्स के ही किसी और पार्ट में, किसी और सेक्शन में कह दिया कि आपकी जो भी एस्टिमेटेड इनकम फॉर द ईयर है, ठीक है, उस पर पूरा टैक्स कैलकुलेशन आप असेसमेंट ईयर में कर लेना, अभी एस्टिमेटेड बेसिस पर हमें थोड़ा सा एडवांस दे दो, तो वो एडवांस आपको देना पड़ेगा। ये बात भी सेक्शन 4 में ही लिखी हुई है। क्लियर हो गया? तो बेसिकली अगर हम पूरे सेक्शन 4 को समराइज करें, बहुत सिंपल है, इतना डिटेल में समझाया ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपका माइंड खुले, बट आपको याद रखने की जो ज़रूरत है इतनी सी है। टैक्स इज टू बी चार्ज ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम आप ऑलरेडी जानते हैं। टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, उस पर टैक्स कब लगेगा? ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर फॉर एवरी पर्सन। टैक्स कौन से रेट पे लगेगा? जो उस साल के फाइनेंस एक्ट में बताया है। लेकिन इन सारी बातों के अलावा अगर इनकम टैक्स में कहीं और कुछ कहा है तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसी स्पेशल सिचुएशन में ऐसा कहा है कि इस पर्सन के लिए प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना है, तो वो बात भी माननी पड़ेगी। और किसी सेक्शन में लिखा है कि टैक्स इनकम मिलते समय आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो जाएगा, वो बात भी माननी पड़ेगी। किसी सेक्शन में लिखा है कि आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू वेट टिल द असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के दौरान ही आपको कुछ एडवांस जमा करना पड़ेगा टैक्स का, वो बात भी आपको माननी पड़ेगी। सो दिस इज सेक्शन 4, बेसिस ऑफ चार्ज।